So next paper will start at 8 January evening shift. So first question देखो, it's given hydrogen has three isotopes A, B, and C. The number of neutrons in A, B, C respectively are X, Y, and Z. The sum of X, Y, Z. हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3. अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखेंगे तो उसमें 0 आएगा, उसमें 1 आएगा और उसमें 2 आएंगे. A माइनस जेड होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अगर आपको फॉर्मूला याद रखना तो न्यूट्रॉन इज A माइनस जेड. उसका अगर सम लिखेंगे तो दिस इज 1 0 प्लस 1 प्लस 2 मीन्स 3. तो आंसर हो जाएगा. ठीक, वैल्यू आएगी 3. अब आंसर इसमें देखो केयरफुली डील करना होता है. आंसर 3 आ रहा है सम करने के बाद, बट ऑप्शन 3 मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन उसका 2 है. ये सब देखो थोड़ी ट्रिक है जो एग्जाम में ध्यान रखनी होती है. कई बार जल्दीबाजी में 3 लगा देते हैं तो गलत हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. Next question is given, which of the following compounds is likely to show both Frankel and Schottky defect in crystalline form? आपको इसका एग्जांपल याद करा था एनसीईआरटी में, सिल्वर ब्रोमाइड. एजीबीआर जो होता है ये दोनों इफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी. पता है नॉर्मली जो एल्कली मेटल्स होते हैं KCl, NaCl, RPCl, ये सब शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं. जिंक सल्फाइड, सिल्वर, उसके बाद सिल्वर के जो कंपाउंड्स हैं AgCl, AgBr, ये सब तो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है. बट जो AgBr है वो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी. तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट. तो आंसर इज 1. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में देखो, अमंग A to D द कॉम्प्लेक्सेस दैट डिस्प्लेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो केसेस में पॉसिबल है. एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले केस में अगर हम चेक करेंगे तो उसमें दो दो लिगेंड कम से कम डिफरेंट होने चाहिए. पहला वाला केस देखो PTNS3 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा. बट इस केस में आप ध्यान से देखो तो जो हमारे तीन लिगेंड है वो अमोनिया के हैं, तो सिस ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी नहीं. अगले वाले केस में देखो 5 Cl है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बट 5 लिगेंड एक जैसे हैं तो उसमें भी सिस ट्रांसफॉर्म नहीं बन सकती. इसका जो ऑप्शन सी है इसमें पॉसिबल है. इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे, ऑप्शन सी में हमारे पास प्लैटिनम, अमोनिया और एक Cl और एक NO2 है. तो वैसे 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में फिट करेंगे. तो अगर आप दोनों अमोनिया एडजेसेंट लगा दोगे तो ये सिस फॉर्म आ जाएगी. Cl और NO2 आप अपोजिट लगा सकते हो, दिस इज सिस फॉर्म. अब दोनों अमोनिया अगर अपोजिट कर देंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. ठीक है. और ऐसे लास्ट वाला केस चेक करेंगे तो वो देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो उसमें भी पेंटम के साथ चारों अमोनिया पहले अगर आप स्क्वायर प्लेन पे लगा दो तो ये सिस फॉर्म हो गई. और Cl और Br ऑपोजिट अप्लाई कर दो एक केस, और फिर Cl और Br को अगर एडजेसेंट कर देंगे लाइक दिस, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म होगी. ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. पहले केस में देखो चारों अमोनिया जो थे वो एडजेसेंट टू ईस्ट थे 90 डिग्री एंगल पे. इसमें दो अमोनिया 180 डिग्री पे चले गए. तो इस केस में C एंड D जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2. ठीक है. क्लियर. चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में. For it is given the correct order of calculated spin only magnetic moment for the complexes A to D is. तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. तो सबसे पहले Ni4 का NiCO4 लिखा है. तो अगर हम इसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो निकल 0 स्टेट आएगा. CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर देगा, तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे. तो निकल 0 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3D8 4s2. और CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाएंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो स्टैंडर्डाइजेशन जो बनेगा वो sp3 बनेगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगले केस में देखो निकल का हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो ये डेफिनेटली
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें निकल 2 प्लस स्टेट बनेगी 3d8 और हाइब्रिडाइजेशन इसका सर्टेनली sp3d2 आएगा। तो अगर आप d8 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो d8 कॉन्फ़िगरेशन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज Na2NaCl4। तो इस केस में भी निकल 2 प्लस स्टेट है 3d8 बट Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा के dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ले आएगा तो 0 अनपेयर्ड। And the last one it is PtCl2 PpS3 whole twice। तो ये भी आपके 5d सीरीज का एलिमेंट हो गया। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। निकल पैलेडियम प्लैटिनम एक ही लाइन होती है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये d8 कॉन्फ़िगरेशन ही बनने वाला है। So it is Pb2 plus is also 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, once it is 3d8 कॉन्फ़िगरेशन और लिगेंड को आप जानते हैं 4d सीरीज 5d सीरीज में सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट होते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स अब पेयर हो जाएंगे तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आएगा तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो B का हाईएस्ट आ जाएगा, बाकी A C D लगभग बराबर होंगे। सो इन दैट केस यू कैन राइट योर आंसर एज 2। ए सी और डी के अप्रॉक्सीमेटली 0 ही हो जाएंगे सब, क्योंकि सबके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 टेंड कर रहे हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। केवल जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, √8 और मैग्नेट्रॉन नेगेटिव मोमेंट आएगा अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है सर। Next question number 5 is given among the reactions A to D, the reaction that does not take place in blast furnace during extraction of iron। तो उसके लिए देखो मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी बुक में ब्लास्ट फर्नेस के साथ जितने रिएक्शंस होते हैं सब टॉपली लर्न कर लेना। तो उस प्रोसेस में देखो क्या होता है कि जो स्लैग बनता है वो तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ठीक है। पहली इक्वेशन तो पॉसिबल है CaO SiO2 से CaSiO3 बना रहे हैं। तो उस केस में जो इम्प्योरिटी होती है दैट इज सिलिका, ये आपकी इम्प्योरिटी है, ये आपने फ्लक्स ऐड किया था तो ये स्लैग बनता है। ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा आयरन का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, ये ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन कराया, ये भी परफेक्ट है। उसके अगले वाली रिएक्शन नहीं होती है और ये भी रिएक्शन नहीं होती क्योंकि आयरन सीधे ब्रेक नहीं करता है, रिडक्शन कराना पड़ता है। FeO का रिडक्शन कराते हैं कार्बन से, तब Fe और ऑक्सीजन बनता है, Fe और CO बनता है। और जो फेरस सिलिकेट है ये कॉपर मेटलर्जी में बनता है, फॉर्म एज स्लैग इन कॉपर मेटलर्जी। तो ये भी नहीं होगा, तो उसका मतलब C and D आर नॉट पॉसिबल रिएक्शन। क्वेश्चन में पूछा है द रिएक्शन दैट डज नॉट और डू नॉट अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस, उसका आंसर हो गया C and D, यानी कि आंसर आपको लिखना है 4। ठीक, to the next question is given the two monomers of maltose। maltose में C1C4 लिंकेज होता है अल्फा डी ग्लूकोज। तो maltose होता है इसमें C1C4 लिंकेज होता है या C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो दोनों यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ग्लूकोज के केस सुक्रोज के केस में होता है, और लैक्टोज के केस में एक बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज होता है। सारा केस लर्न कर लेना एनसीईआरटी से, अगली बार इसका दूसरा फॉर्म भी पूछा सकता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है मेटल A on heating in nitrogen gas gives compound B on treatment with water gives a colorless gas which pass through copper sulfate solution gives dark blue or violet coloration। तो आपको पता है कॉपर सल्फेट के साथ डार्क ब्लू और वॉयलेट कलरेशन अमोनिया से आएगा, अमोनिकल सोल्यूशन अगर ऐड करते हैं तो कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट क्रिएट होता है, ये आपका वॉयलेट या ब्लू कलर सब्सटेंस होता है। तो डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर होता है, डार्क ब्लू वॉयलेट कलरेशन अगर आ रहा है तो उससे पता चल रहा है कि गैस अमोनिया बन रही है, और गैस अमोनिया बन रही है तो उसका आता है स्टार्टिंग कंपाउंड नाइट्राइड बनाना पड़ेगा, और अल्कली मेटल नाइट्राइड बनते नहीं है तो मेटल क्या होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है Mg3N2।
अगर Mg3N2 की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं हम लोग तो उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है। उससे आपको पता चल गया कि आपका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, assertion region type है। For the following assertion region, the correct option is it's given for hydrogen. For hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to 11. Metals with the maximum activity shown by group 7 to 9 elements. ये आपको याद है एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट पढ़ाया था सरफेस केमिस्ट्री में, तो वहां से डायरेक्टली कॉपीड है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है। द रिएक्टेंट्स आर मोर स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड इन अ ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स। तो ये भी सही है क्योंकि एडसॉर्प्शन फिनोमेनन से हम लोग कैटालिटिक एक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं, तो उस केस में बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन हो जाएगा। तो इस केस में पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, 5 से 11 तक मेटल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी और फिर 7 से 9 में भी बहुत ज्यादा आएगी। अच्छा, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा, बट इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, इट्स गिवन मोस्ट स्ट्रांगली एडसॉर्ब लिखा हुआ है। अब ये इसका फॉल्ट हो गया। अगर मोस्ट स्ट्रांगली एडसॉर्ब हो जाएगा तो फिर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हाई इट बिकम्स इनकरेक्ट? क्योंकि अगर मोस्ट स्ट्रांगली एडसॉर्ब हो जाएगा तो फिर अगले वाले रिएक्टेंट को एडसॉर्ब करने के लिए स्पेस ही नहीं देगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट और 2 रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता अगर मोस्ट स्ट्रांगली एडसॉर्ब की जगह केवल इतना लिख दिया था, एडसॉर्ब रीजनेबली गुड या ऐसे कुछ। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दिखा देता हूँ। दिस इज योर एनसीईआरटी बुक। उसमें देखो यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको पूरा एकदम इस चीज को ध्यान से मार्क कर लो। तो देखो ये चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, the catalytic activity increases from group 5 to 11 element with the maximum activity shown by group 7 to 9 to element। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट का देखो यहाँ पे जो काउंटर लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। द रिएक्टेंट मस्ट एब्सॉर्ब रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। अगर इतनी बात लिखी होती है ऑन कैटलिस्ट सरफेस टू बिकम एक्टिव, ये तो ठीक है, बट जो गड़बड़ है वो उसके आगे वाली बात है जिसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। इट्स गिवन हाउएवर they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and the reactants are left with low space on the catalyst surface for absorption। तो अगर ये इससे ज्यादा कर दिया जाएगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर रीजनेबली गुड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो करेक्ट होता है स्टेटमेंट, सो स्ट्रॉन्गली लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट की फॉल्ट क्या है? मोस्ट स्ट्रॉन्गली। अगर यहाँ पे होता रीजनेबली स्ट्रॉन्गली एब्सॉर्ब तो ये स्टेटमेंट सही भी होता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 रॉन्ग है इसका। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो उसका आंसर हम लोग फाइनली मार्क करेंगे। द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब 4। तो उसका आंसर हो गया हमारे लिए 4। समझ आ गई लॉजिक? एग्जैक्टली कॉपीड स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स गिवन प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट वाया द रिएक्शन इज। तो बेकेलाइट आपको पता है इसके मोनोमर क्या क्या होते हैं? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड कॉम्बिनेशन से बेकेलाइट बनता है। पहले इसका लीनियर पॉलीमर बनता है नोवोलेक और फिर इसका क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है बेकेलाइट। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? या तो एसिड कैटलिस्ट लेना होता है या बेस कैटलिस्ट लेना होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको हम लोग H+ देते हैं अगर, तो ये इससे CH2OH प्लस फॉर्म क्रिएट कर लेता है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह फिनॉल रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, तो उससे CH2OH ऑर्थो पोजीशन पे भी कनेक्ट हो जाता है और पैरा पोजीशन पे भी कनेक्ट हो जाता है, और फिर इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन वर्कआउट करती है जिसके बेसिस पे आपका बेकेलाइट पॉलीमर क्रिएट होता है। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर 4 बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहली रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये, और बाद में इसके डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो आपका आंसर जो है 4 हो जाएगा। समझ गए ना? So it's electrophilic aromatic substitution followed by dehydration. ठीक, अगले क्वेश्चन में आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट वर्सेस टेंपरेचर 1/T फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शन, which of the following order is correct for the activation energy of these reactions। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए पहले। K is equal to A e raised power minus E by RT होता है रिलेशन में। K is equal to A e raised power minus E by RT।
या अगर लॉग से रिलेट करेंगे तो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t। तो लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t के प्लॉट में जो स्लोप आ रही है वो है माइनस ए अपॉन 2.303 आर। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसका मतलब स्लोप पहले तो सब नेगेटिव आनी चाहिए, तो कंफर्म है, पहली चीज को समझ लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप तो आनी नहीं है इस केस में। तो ऑल द स्लोप मस्ट बी नेगेटिव, तो आप ग्राफ देख के समझ सकते हो कि सारे स्लोप नेगेटिव है। अब जितनी ज्यादा स्लोप नेगेटिव होगी ई ए की वैल्यू उतनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा स्लोप नेगेटिव होगी वैल्यू ऑफ ई ए मतलब उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। तो आप मेरा लाइन्स की स्लोप चेक कर लो पहले फटाफट। तो उसमें बी वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल है और ए वाली लाइन इंक्लाइंड है, बी वाली सी वाली लाइन इंक्लाइंड है और डी वाली लाइन इंक्लाइंड है। तो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन जो है वो हमारे लिए है लाइन बी के लिए, फिर डी के लिए, बी डी सी ए बनना चाहिए। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डी आएगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी आ जाएगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए आ जाएगा। आप स्लोप देख लो ध्यान से, ये ए वाली लाइन की स्लोप हुई। स्लोप के लिए बस आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बस एंगल चेक करते जाओ लाइन से। जैसे वाली लाइन बनाई तो उसकी ये स्लोप आ रही है, इसलिए देखो ये स्लोप आ रही है। इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप आ रही है, और बी तो पूरी पूरी ऑलमोस्ट क्लोज टू 180 के आसपास इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर बन जाएगा बी डी सी ए। बी डी सी ए के हिसाब से इसका आंसर बनेगा। चेक कर लीजिए ध्यान से। इस केस में एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया, नेगेटिव वैल्यू है ना ये तो स्लोप पहले सही लिखिए, थोड़ा मिस हो गया। इसमें स्लोप ऑफ सी जो है वो ए से ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। स्लोप ऑफ सी जो है वो ए से, उसमें थोड़ी लाइंस ब्लर बनी हुई है इसमें, थोड़ा इसमें समझ में आ रहा है। ए की स्लोप जो है वो सी से ज्यादा है, ऐसे हुआ ना। तो आपसे पूछा गया है which of the following rate the different region, which of the following order is correct for the equation। तो स्लोप उसकी नेगेटिव बन रही हो तो ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू चेक करनी है तो उल्टा ऑर्डर लिखेंगे, मतलब उसका स्लोप लिखेंगे अगर हम लोग तो पहले स्लोप का ऑर्डर लिख देते हैं उसकी पहले। तो फर्स्ट राइट ऑन द स्लोप्स, तो स्लोप्स के ऑर्डर अगर लिखेंगे तो बी सबसे ज्यादा हुआ, फिर डी हुआ, फिर तुम्हारा उसके बाद नेक्स्ट नंबर बन रहा है ए का, और फिर बन रहा है सी का। स्लोप इस ऑर्डर में होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ई मत लिखो उसके साथ, फिर स्लोप लिखो। तो स्लोप का ऑर्डर हुआ सबसे ज्यादा बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी। उससे एक्टिवेशन एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ई सी, फिर ई ए, फिर ई डी, फिर ई बी। ये ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर ये बनेगा, तो उसके हिसाब से इसका आंसर बन जाना है 1। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को, है। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 इट्स गिवन द फॉर द फॉलोइंग असर्शन रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज द पीएच ऑफ द वाटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है कि जो वाटर का डिसोसिएशन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। H2O gives H plus and OH minus। इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kw की वैल्यू इंक्रीज करती है, और वाटर का जो पीएच होता है दैट इज एक्चुअली pKw/2। ठीक है, तो अगर Kw इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली pKw डिक्रीज करेगा। तो अगर हम pH ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो pKw डिक्रीज करेगा, तो pH भी डिक्रीज करेगा। तो असर्शन इसका रॉन्ग हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा था डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वाटर का जो डिसोसिएशन होता है H प्लस एंड OH माइनस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
तो इसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, ये आपका आंसर वन हो जाएगा। आंसर वन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। आंसर एक करें, इसका आंसर बनेगा वन। ठीक है, उसके बाद मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। सो दिस CH3 CCH होल प्राइस CH2 CH2 3 रखा है, B2H6 H2O2 OH माइनस दे रखा है। तो ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ। पहले रिएजेंट देखो सबसे पहले, नोटिस द रिएजेंट, दिस रिएजेंट इज फॉर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन होगा। दिस एडिशन विल बी एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन। दिस एडिशन विल बी एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन, राइट। सबसे पहले लिख लीजिए, इट इज एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन of water. This addition will be anti-Morgonic of addition of water. या रेडिकल स्टेबिलिटी, चलो तो आसानी से समझ जाओगे, और बिना रीअरेंजमेंट के होगा। कितना पॉइंट समझ रहे, बिना रीअरेंजमेंट के एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा यहाँ पे फटाफट। बस कोई एडिशन कर दीजिए सीधे, और बाद में फिर जैसे ही वाटर ऐड हो जाएगा फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो वो आपकी इवन मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो सबसे पहले अगर उसका ए स्ट्रक्चर लिखेंगे, ए स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH CH3 whole twice CH3 whole twice तो इसमें सबसे पहले हो गया CH CH2 CH3, ये फॉर्म बनी। इसके हिसाब से एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन करना है, तो इधर H लगेगा और इधर OH लगेगा, एंटी मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन होगी। इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो पहले आपने H प्लस ऐड किया, तो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, तो CH3 CH CH CH3 CH3, आपको सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर हाइड्राइड शिफ्ट करो तो और स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर हो जाएगा CH3 CH प्लस CH2 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 CH3, फिर यहाँ पे CH CH3 एंड CH3 आएगा। अभी देखो हमारे पास टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हुए, 3 और 2 5 हो गया, टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर हम एक और अभी हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो आप देखो जो बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट करके जाएंगे तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ से कार्बोकेटाइन शिफ्ट करा के नीचे वाले कार्बन पे ले आए तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग और बढ़ जाएंगे। उसका एक और बार रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, और यहाँ पे ये ग्रुप बन गया C प्लस और 4 CH3 कनेक्टेड है इससे। इसके बाद एलिमिनेशन करा के मोस्ट स्टेबल एल्कीन लिखेंगे, मॉर्गोनिक ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन लिखेंगे, सेट जब रूट्स है, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, उसका ऑप्शन जो बनेगा हमारे लिए, अच्छा ये एक्स्ट्रा एलिमिनेट हो गया, ये फॉर्म हो जाएगी। हाइड्रेट शिफ्ट से एक्सेप्ट कर गया था पहले, फिर हाइड्रेट शिफ्ट से एक एच इसके पास आ गया था, और फिर वही एच एलिमिनेट हो गया। ये फॉर्म बनेगी पहले, उसके बाद एलिमिनेशन का ये फाइनल आंसर आएगा, तो उसके हिसाब से आंसर जो हमारा स्टेप चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है अमंग द कंपाउंड ए एंड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O A has been higher boiling point than B, the possible structures of A and B. तो A is having higher boiling point than B, तो मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है, सिंपल लॉजिक ये है। अब स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, तो अल्कोहल और ईथर दिए हुए हैं आपको टेक्निकली, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन दैट ऑफ ईथर, ये लॉजिक होता है। तो पहले वाले केस में देखो ईथर दे रखा है, फिर अल्कोहल दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ए हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में भी देखो ईथर पहले दे रखा है, अल्कोहल बाद में दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में देखो अल्कोहल पहले दिया, ईथर बाद में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान से देख लो, क्योंकि इसमें नंबरिंग ऐसे है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। ये आपका ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है। ध्यान से देखना, देखो ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और गड़बड़ बना हुआ है। ये आपका ऑप्शन ए है, मतलब फर्स्ट है। ये ऑप्शन 2 के लिए ऑप्शन है, ये 3 के लिए ऑप्शन है, और ये 4 के लिए ऑप्शन। आप देखो, so in the question given the boiling it's given A is having higher boiling point than B, the possible structures of A and B। पहले केस में ईथर और अल्कोहल दिया है, तो पहला लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है वो ग्रेटर देन ईथर आएगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख लो तो भी चलेगा। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ईथर से ज्यादा आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी चेक करेंगे, ये फिट हो रहा है। और ऑप्शन डी अगर चेक करोगे तो ऑप्शन डी में भी दोनों अल्कोहल है, तो बहुत डिफरेंस नहीं होगा, तो उसके हिसाब से इसका आंसर डी सबसे सूट कर रहा है। आप एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लो फटाफट, समझ में आ गया ना? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा रखना है, बस इसमें ऑप्शन थोड़े आर बार टिके होते हैं, तो उसको जरा ध्यान से आइडेंटिफाई करके चेक कर लेना। तो फाइनली इसका आंसर जो हमारे सी वाला बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है, इसमें ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो देखो पहले आप देखो सेल किसमें ज्यादा है, उसका सबसे बड़ा साइज होगा, और अगर सेल्स का नंबर सेम हो जाएगा तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक कर लेंगे। तो उसमें देखो बी आर के अंदर सेल सबसे ज्यादा होंगे, तो फिर कंपेयर द साइज, तो सबसे बड़ा साइज बी आर के लिए आएगा पहले, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो साइज बी आर का सबसे बड़ा हो गया, फिर सी एल हो गया, तो दो तो डायरेक्ट पता चल रहा है। अब जो कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट में आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो इस तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। हमारा साइज का ऑर्डर बन जाएगा बी आर, देन सी एल, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, फाइनली फ्लोरीन। इसको ऑप्शन से सेट कर दो, ऑप्शन विल बी ई, डी, ए, बी, सी। तो ई, डी, ए, बी, सी ऑप्शन बनाना है, तो उसका आंसर देखो टू फिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सिंपल लॉजिक अप्लाई कर देना है। अगले क्वेश्चन लिखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स absorbs 2 hydrogen molecules on catalytic hydrogenation and also gives the following reaction। तो कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, पहला बात, तो उसका आंसर फिर 2 पाई बॉन्ड होने जरूरी है। और नीचे वाले रिएक्शन में देखो एक्स की ओजोनलेसिस करा रखी है, उससे कंपाउंड ए बन रहा है, और ए की रिएक्शन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस दे रखा है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट से कंपाउंड बी दे रखा है 3 ऑक्सो हेक्सा डाई हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर दो एल्डिहाइड ग्रुप थे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, और एक कीटोन ग्रुप था जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज एजेंट एल्डिहाइड्स के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखो और उसमें एक थ्री पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा लो। अब आपको चेक करना है इनकी रिडक्टिव ओजोलिसिस, इनकी जो ओजोलिसिस है उससे क्या आउटकम आ रहा है। तो उसमें ध्यान से देखो कि थ्री ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड समझ आ रहा है, इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड होंगे वो रिंग के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पाई बॉन्ड आपने साइड में छोड़ दिया तो इसमें से पाई बॉन्ड जो रिंग के अंदर होनी चाहिए, सो दैट पूरी चेन एक ही बनी रहे, चेन ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे समझ आ रही है। तो उसका मतलब देखो ऑप्शन ए जो है, अगर हम उसकी ओजोलिसिस कराएंगे तो रिंग ओपन ही नहीं होगी, दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन ही नहीं रहा है। दूसरे वाले केस में करेंगे तो उसमें एक कीटोनिक ग्रुप बन रहा है, दो एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, ये पोजीशन इसका प्रोडक्ट ऑफ ओजोलिसिस अगर लिखेंगे तो उसका प्रोडक्ट ऑफ ओजोलिसिस ये आएगा, एक ये CHO ग्रुप आ रहा है और इधर भी एक CHO ग्रुप आ रहा है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कीटो पोजीशन पोजीशन नंबर 2 पे ही आ जाएगी, टू कीटो बन रहे हैं, तो ये नहीं काउंट करना है। उसका अगला वाला केस चेक करेंगे अगर हम, उसके आगे वाले केस में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड H आ जाएगा, और इस वाले पोजीशन में फिर से वैसे ही डबल बॉन्ड H आ जाएगा, ये भी सेम प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी नहीं काउंट करना। फोर्थ वाला केस देखेंगे तो उसकी ओजोलिसिस कराओगे अगर आप, इधर वाली साइड से ये C डबल बॉन्ड H बन रहा है, इधर वाली साइड से भी C डबल बॉन्ड H बन रहा है, और इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका नंबर डालेंगे तो देखो ये पोजीशन नंबर 1 2 3, ये 3 ऑक्सो बन पा रहा है और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। आगे के नंबर मार्क करोगे तो 4 5 6, ये देखो 3 ऑक्सो हेक्सेन हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बनेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो दिस केस योर आंसर इज 4। समझ आया? तो 3 ऑक्सो पोजीशन चेक करनी है, क्योंकि वो टॉलेंस एजेंट के ऑक्सीडेशन से पोजीशन नहीं बदल पाएगी, केवल एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग बस 3 ऑक्सो की पोजीशन चेक कर लेंगे, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जेरडॉस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो उसमें आपको पता है कि जेरडॉस मेथड कहाँ का काम नहीं करता, नाइट्रो कंपाउंड के साथ काम नहीं करता है, नाइट्रोजन इन द रिंग्स के साथ नहीं काम करता, और एजो कपलिंग में काम नहीं करता है। मैं नाइट्रो कंपाउंड देखो दे रखा है, तो जेरडॉस मेथड जो है वो नाइट्रो एजो और नाइट्रोजन इन द रिंग्स के लिए काम नहीं करता, उसके हिसाब से इसका आंसर 3 हो जाएगा। हो गया ना। तो जेरडॉस मेथड है, उसको लोग 3 जगहों पे यूज नहीं कर सकते, आपको मैंने पढ़ाते टाइम पूरा नोट्स में लिखवाई हुई बात। Gildoss method cannot be used for azo compounds, nitro compounds, and nitrogen in the rings. Nitrogen in the rings. तो नाइट्रोजन किसी रिंग में बॉन्डेड है तो वहां पे भी ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रो कंपाउंड मार्क कर देना, उसका आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, अगले केस में लिखा है phosphorus on reaction with concentrated in a solution in a inert in partial of CO2 gas gives phosphine and a compound X. X on acidification with HCl gives a Y. The basicity of Y you have to report. तो देखो अगर व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH से कराते हैं एक्वस मीडियम में, इससे एक तो फॉस्फीन बनता है और दूसरा कंपाउंड बनता है NaH2PO2। और NaH2PO2 को अगर हम उसमें बोला कि इसका एसिडिफिकेशन करा के एसिड बना दिया गया, ये आपका X था, एसिडिफिकेशन करने के बाद एसिड बना H3PO2Y, और Y की बेसिसिटी आपको पता है 1 होती है। H3PO2 की बेसिसिटी केवल 1 होती है, एक ही H रिप्लेसेबल होता है इसमें। स्ट्रक्चर में 3 H है, बट जो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली बॉन्डेड है या नॉन रिप्लेसेबल H, तो उसका केवल यही वाला H है रिप्लेसेबल, उसकी बेसिसिटी 1 होती है। उसके हिसाब से इसका आंसर मार्क करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट इज इन Li2 प्लस। बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड लिखते हैं, तो उसमें 0.529 की जगह ए नॉट दे रखते हैं, तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंग्लिश का ये फॉर्मूला बनेगा। और उसको Li2 प्लस के लिए निकालना है सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए, तो Li2 प्लस का मतलब n इज इक्वल टू, Li2 प्लस का मतलब z इक्वल टू 3, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, और सेकंड बोर ऑर्बिट बोल रखा है तो n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करिए, 3 और z की वैल्यू 3 पुट करिए, तो r की वैल्यू आ जाएगी a नॉट इंटू 4/3। उसके हिसाब से इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगले केस में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। तो कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन आयोडीन दे रखा है, तो बॉन्डिंग चेक कर लो, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। यहाँ पे देखो 2p ओवरलैपिंग है, 2p3p ओवरलैपिंग है, 2p4p ओवरलैपिंग है, और ये 2p5p ओवरलैपिंग है। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है, 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो उसको बॉन्ड एनर्जी पूछा है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, तो CF बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा और CI बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, तो उसके हिसाब से इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो है 2p ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और 2p5p ओवरलैपिंग से वीक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले आपने H प्लस दे रखा है, तो अगर इस रिएक्शन में H प्लस आयन देंगे हम, और इस ऑक्सीजन के लोअर पर इलेक्ट्रॉन ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, ये डबल बॉन्ड OH प्लस बनेगा, और उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगी, तो आप देखो बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा उससे रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाएगी, दिस रिंग बिकम्स एरोमेटिक। ये रिंग हो गई आपकी, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। ठीक है, अब इस एरोमेटिक रिंग पे अगर फिर से H प्लस वाटर ऐड कर देंगे, सेम इस एरोमेटिक रिंग पे अगर सेम लोकेशन से फिर से H प्लस ऐड कर देंगे, तो दोबारा एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, राइट। बट अगर हम इसका रेजोनेंस लिख दें यहाँ पे, तो OH की लोकेशन चेंज हो सकती है। अगर हमने इसका रेजोनेंस लिखा है यहाँ पे, तो OH रहेगा इधर पे, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इधर पे एक CH3 था, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसका एक और रेजोनेंस फॉर्म लिखा जा सकता है, फिर उनमें से जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो आप मार्क कर दीजिएगा। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो कि अगर इस पर जैसे ही वाटर ऐड होगा तो उस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, और जब तक इस पर प्लस चार्ज मेंटेन रहेगा तब तक इसकी एरोमेटिसिटी हायर होगी, तो उस पर फर्दर वाटर का अटैक कराने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसके प्रोडक्ट लिखूँ तो उस पर अगर आपने फर्दर वाटर का अटैक किया हुआ है, तो उस पर रिएक्शन ऑफ वाटर से आपको ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उस पर वाटर अटैक करने से इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा लॉस हो गई है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया एक्चुअली। बस सेम थिंग ओवर हियर, इसमें भी अगर वाटर अटैक करा देंगे तो फिर से नॉन एरोमेटिक हो गया। प्रोडक्ट तो सब पॉसिबल है, और फिर ये नॉन फॉर्म ऐसे दोबारा टॉटोमराइज करके आप ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हो।
पॉसिबल प्रोडक्ट तो सब है, बट उनमें जो सबसे स्टेबल फॉर्म है तो वो है जो एरोमेटिक रिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, बस इसमें से जो एरोमेटिक रिंग है तो केवल सेकेंड वाली बन रही है, तो उसी वजह से इसका आंसर जो है टू लिखेंगे। एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी टू ओवर हियर। एरोमेटिसिटी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स हो गया, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होती है। आपको लॉजिक और लिखना है तो भी लिख लो, एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल। तो फर्दर वाटर का अटैक फेवर नहीं करेगा, जो क्वासी एरोमेटिक फॉर्म बनी वही बन के रुक जाएगी। इसका आंसर टू मार्क कर देंगे। ठीक है, then move to question number 21. 21 we have given in the following reaction, in the sequence of reaction, the maximum number of atoms present in the carbon in one plane. सबसे पहले देखो एक कंपाउंड ए दे रखा है, दैट इज लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन। तो उसका मतलब जो ए है हमारे लिए वो एसिटिलीन हो गई। तो कंपाउंड ए है हमारे लिए वो एसिटिलीन हो गया। तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन यही पॉसिबल है। उसको रेड हॉट ट्यूब में पास करेंगे तो उससे बनेगी बेंजीन। और उस बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl एनाइड्रस AlCl3 से कराएंगे, तो ये आपकी ट्रिपल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। ट्रिपल क्राफ्ट रिएक्शन से ये बना टोलुइन। अब उसमें बोला हुआ है कि टोलुइन के कितने मैक्सिमम आइटम एक प्लेन मिलाए जा सकते हैं। तो उसमें देखो टोलुइन के अंदर जो CH3 है, इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड एक प्लेन मिलाए जा सकते हैं, बाकी बेंजीन तो पूरी प्लेन है ही। तो CH3 का एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जो है वो इस प्लेन में रहेगा, और वो इस बेंजीन के प्लेन में लाया जा सकता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन है डिफॉल्ट पहले से, ये सब एक ही प्लेन में आएंगे। उसमें बोला है नंबर ऑफ आइटम्स इन अ प्लेन। आप देखो टोटल 5 हाइड्रोजन एक प्लेन में है। ये देख लीजिए सबसे पहले, सॉरी 5 बोलो, 6 हाइड्रोजन एक प्लेन में है। 5 हाइड्रोजन तो बेंजीन वाले प्लेन में है, और एक कार्बन वाला प्लेन में है, तो 6 हाइड्रोजन प्लेन में होगा और 7 कार्बन प्लेन में होगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ प्लेन, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ प्लेन will be equal to 13। 7 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सबसे डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके हिसाब से हमारे 7 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। मैंने इनको रेड से मार्क करा, वो सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आता है क्योंकि टेट्राहेड्रल के केवल दो बॉन्ड एक प्लेन में लाया जा सकता है, बाकी दोनों बॉन्ड हमेशा आउट ऑफ द प्लेन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। It's given a constant volume 4 mole of an ideal gas when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin. The change in internal energy is 5000 joule. The molar heat capacity at constant volume is, तो internal energy change का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो डेल्टा U is equal to NCV डेल्टा T। This is given 5000 joule, value of N is 4, CV आपको निकालना है, और डेल्टा T is 200। तो CV की वैल्यू आ जाएगी 5000 बाय 800। सॉल्व करेंगे 50/8 आपका आंसर हो जाएगा। हेलो सॉल्व करें 50/8 करेंगे तो 6.25 आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कॉम्प्लेक्स Ml5 ऑफ मेटल निकेल एंड आयरन हैव आइडियल स्क्वायर पिरामिडल एंड triangular bipiramidal geometries respectively. The sum of 90 degree, 120 degree and 180 degree and have an angle in the two compounds. The ideal square pyramidal geometry है, तो ऐसे geometry
स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में देखो आपको 90, 20 और 180 डिग्री एंगल्स देखो। आप ध्यान से देखो उसमें सारे बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 90 हो गए। इसमें जितने भी एंगल है वो 90 और 180 आएंगे, तो 120 डिग्री एंगल कोई भी नहीं होगा। ये आपकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर 90, 180 और 120 दोनों आएंगे। पहले एंगल्स पता चल गया। अब कोई भी एक सेंट्रल एक सराउंडिंग एटम, ये आपका निकल वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आयरन वाला कॉम्प्लेक्स है। तो कोई भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो लिगेंड अगर आप सिलेक्ट कर लो, दैट विल गिव यू वन बॉन्ड एंगल। तो दोनों ही केस में 5 में से कोई दो केस सिलेक्ट करने हैं, तो 5C2 इन ईच केस। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स पूछे हैं, क्योंकि अलग अलग पूछे नहीं है। आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स निकाल दो सीधे, 5C2 इन बोथ द केसेस। चल गया ऐड कर दो। अब क्वेश्चन में देखो फालतू को परेशान किया गया, हमें इंडिविजुअली तो काउंट नहीं करना, नहीं उसने बोला सबका सम लिखो, तो मतलब आपको टोटल बॉन्ड एंगल्स पूछ लिए। उस पहले वाले केस में कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 5C2, दूसरे वाले में कितने होंगे, 5C2। टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 10 + 10 20। चलिए तो इसमें आंसर आ जाएगा 20। तो सारे बॉन्ड एंगल पूछ लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Sn gives Sn2 plus Pb2 plus gives Pb, the ratio of Sn2 plus to Pb2 plus when the cell attains equilibrium। तो जब सेल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो ई सेल जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इसकी पहले सेल इक्वेशन लिखते हैं तो इट विल बी Sn plus Pb2 plus gives Sn2 plus Pb, ये इक्वेशन होगी। दोनों कॉन्सेंट्रेशन 1 m ईच दे रखा है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, तो उसकी वैल्यू 0.06 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 0.06 बाय n इज टू log ऑफ concentration of Sn2 plus by Pb2 plus। ये आपको सॉल्व करके निकालना है। So at equilibrium E cell will be 0। At equilibrium E cell will be equal to 0। ये वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। E नॉट सेल हो गया E नॉट RHS माइनस LHS। तो हम से ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन। तो लेट में से 10 वाला सब्ट्रैक्ट कर देते, तो E नॉट RHS माइनस E नॉट LHS, so it is minus 0.13 minus 0.13 minus of minus 0.14। E नॉट RHS माइनस कोई और LHS किया माइनस 0.06 by 2 log of 10 2 plus by लेट 2 प्लस। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.01, राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 0.02। सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा 0.02 इज इक्वल टू 0.06 इंटू लॉग ऑफ Sn2 प्लस बाय लेट 2 प्लस। ठीक है, वैसे इसको क्या करो, डिवाइड करो, 1/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/3 is equal to log of Sn2 plus by Pb2 plus। 1/3 is approximately 0.33 समथिंग, और 0.3 जो है वो log 2 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा इसका। फिर Sn2 plus by Pb2 plus की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। 2 पॉइंट अगर और थोड़ा क्लोज लिखना है तो थोड़ा लॉग टेबल का आएगा, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.1 के आसपास लिख सकते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा ट्रिकी तो हो गया है, नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है आपको, 0.33 के आसपास की लॉग वैल्यू मेंशन करनी है।
तो log 2 तो 0.3 होता है, तो उसके आगे वाली वैल्यू लिखनी है। अब आपको रेंज एकदम सही से सेट करनी है, तो अगर हमें मान लो 2.1 लिखना है, तो log 2.1 था 7 into 3 हो गया। log 2.1 लिखेंगे तो 7 into 3 हो गया ना, तो उसको 7 into 3/10 लिख लो। तो log 7 प्लस log 3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। log 7 प्लस log 3, तो log 7 अप्रॉक्सीमेटली 0.84 होता है, log 3 लगभग लगभग 0.48 होता है। उसमें से -1 करोगे तो 0.32 के रेंज में आ जाएगा, तो मतलब ये क्लोजेस्ट आंसर निकाल सकता है आपको। उसका आंसर 2.1 समथिंग लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे नहीं, प्लस सर्टेनिटी से लिख सकते हैं, तो इतना सर्टेनिटी से बताया जा सकता है। तो फिर 21 की जगह अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर आपको log ऑफ 2.1 लिखना है, तो यू मे राइट इट एज log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 10। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके लाओगे तो 0.32 के बाद। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि log 2, log 3 और log 7 की वैल्यूज तो सर्टेनली याद रखें, नहीं तो आप सवाल में फंस ही जाओगे। तो आप देखो इतना बढ़िया सवाल था, उसमें कोई लॉग टेबल नहीं दी गई थी, कोई हिंट नहीं था, केवल एक रेंज दी थी, और रेंज भी इतनी नैरो है कि आप बहुत सेफली आंसर नहीं लिख पाओगे अगर आप थोड़ा भी लॉग टेबल का आइडिया नहीं है। पूरी मेहनत पानी हो जाएगी इतना बड़ा सवाल सॉल्व करने के बावजूद। समझ गए? तो ये अपने को डायरेक्टली नियरेस्ट आंसर फिट करना था, 0.33 के क्लोजेस्ट वैल्यू रखना चाह दिया आपने, 2.1 तक लिख सकते हैं इसको। ठीक, the last question 25. 25 पे given है NaCl3 is used even in spacecraft to produce oxygen. The daily consumption of pure oxygen by a person is 492 liters at 1 atmosphere 300 gallon. How much amount of NaCl3 in gram is required to produce oxygen for a daily consumption of a person at 1 atmosphere 300 Kelvin? इक्वेशन आपको नीचे दे रखी है देखो। तो सबसे पहले तो आप निकालो कि हमें ऑक्सीजन चाहिए कितनी। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको दे रखा है 492 लीटर्स, ये डेली कंजम्पशन है उसका, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ आर अपने को दे रखी है 0.082 और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। यहाँ से सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले सॉल्व करके निकालना है आपको। तो this comes out to be 492 divided by 0.082 डिवाइडेड बाय 300 करेगा तो 20 मोल्स आ जाएगा पहले तो। ठीक है, और नीचे देखो जो इक्वेशन दे रखी है वो पहले देखो, इक्वेशन बैलेंस है ना, तो समझ से बैलेंस इक्वेशन भी लिखी हुई है। बैलेंस इक्वेशन दे रखी है तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल NaCl3 चाहिए, और हमें डेली कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कितनी है 20 मोल्स, तो उसका आता 20 मोल्स NaCl3 चाहिए। उसका आंसर होगा 20 मोल्स ऑफ NaCl3। फाइनल आंसर जो लिखेंगे 20 को पुट कर देंगे। ठीक, so this completes your figure.